हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल सिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईपीसी का चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन की बात करता है। इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आईपीसी का क्या टाइटल और एक्सटेंट है जो कि सेक्शन 1 में दिया गया है। सेक्शन 2, 3 एंड 4 जो कि इंट्रा और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में केस लॉस के साथ। और हम लोग लास्ट में देखेंगे जो आईपीसी का जो अदर जो लॉ हैं उनके साथ क्या रिश्ता है या अगर कॉन्ट्राडिक्शन करेगा तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, जो सेक्शन बेसिकली 5 में बात करता है कि वो किसी भी तरीके से अदर लॉ के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपकी और आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 बात करता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड, मतलब कि ये जो आईपीसी है हमारा उसका नाम क्या होगा और ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा। तो नाम तो सिंपल सा मतलब है आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, लेकिन इसके ऑपरेशन में थोड़ी सी हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। ऑपरेशन में हिस्ट्री ये है कि जब ये एक्ट को बनाया गया था 1860 में, उस टाइम ये ब्रिटिशर्स के जो रूल एरिया होते थे उन पे एप्लीकेबल होता था। जब हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमने इसको इंडिया पे एप्लीकेबल कराया, लेकिन उस टाइम भी हमारा ये जो आईपीसी है वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था। देन अगेन आप सभी को मालूम होगा 370 जो है हट गया है और उसके हटने के बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनाया, जिसके तहत हमने बहुत सारे सेंट्रल लॉ को जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल कराया। और उसी तरीके से जब ये आपका 31 अक्टूबर 2019 में इन्फोर्स में आ गया तो इसके बाद से ये जो वर्ड था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आईपीसी से ओमिट कर दिया गया और आईपीसी को जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो अब जो है आईपीसी आपका होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो वहाँ पे पहले एक रणबीर पिनल कोड चलता था 1989 का, उसको रिपील कर दिया गया है और अब वहाँ पे आईपीसी चलता है। तो ये बेसिकली इसका सेक्शन 1 है जो कि इस चीज़ की बात करता है। इससे कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की। तो यहाँ पे दो तरीके का ऑपरेशन है आईपीसी का, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। बेसिकली ये बात करता है क्राइम कहाँ पे होगा तो आईपीसी को हम अप्लाई करेंगे, या क्राइम कौन करेगा तो हम आईपीसी को अप्लाई करेंगे। तो इंट्रा टेरिटोरियल में बात करता है कि कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, एवरी पर्सन वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो कोई भी पर्सन हो, अगर आईपीसी के अंदर में कोई भी ऐसा एक्ट है, कोई भी ऐसा ओमिशन है जिसको पनिशमेंट के लिए कहा गया है, या जिसको हम कह लें कि वो कॉन्ट्ररी है आईपीसी के प्रोविजन से और वो एक्ट या ओमिशन वो कर देता है, तो उसको हम लोग आईपीसी के अंदर सजा देंगे अगर उसने वो एक्ट कहाँ किया है या ओमिशन कहाँ किया, इंडिया के टेरिटरी के अंदर। अब इंडिया की टेरिटरी के अंदर का मतलब ये नहीं कि जो इंडिया की सिर्फ बाउंड्री है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ को भी देखेंगे तो इंटरनेशनल लॉ 12 नॉटिकल माइल के जो एरियाज़ हैं उनको भी इंडिया की बाउंड्री मानता है। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल होगा हमारा, वो भी एरिया हमारा इंडिया की टेरिटरी होगा। और वहाँ पे कोई भी पर्सन अगर क्राइम करता है, चाहे वो आपका फॉरेनर हो चाहे इंडियन सिटीज़न हो, कोई भी होगा, उसको आईपीसी के अंदर जो है उसको सज़ा दी जाएगी और उसका ट्रायल जो है सीआरपीसी के अंदर चलेगा और इंडियन कोर्ट में चलेगा। बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे सेक्शन 2 से निकल के आता है। आगे हम लोग मूव करें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब ये है कि इंडिया के बाहर कोई क्राइम करता है तो, या फिर इंडिया के बाहर से कोई क्राइम करता है तो इन दोनों सिचुएशन में हम लोग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन करेंगे। मतलब कि सेक्शन 3 ये कहता है यहाँ पे कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इंडियन लॉ के अंदर लाइबल है, मतलब कि उसके ऊपर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसा वो ऑफेंस है जो कि बियॉन्ड इंडिया करता है, मतलब इंडिया के बाहर करता है, तो उसको इस तरीके से डील किया जाएगा इस कोड के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कि जैसे कि उसने जो एक्ट है वो इंडिया के अंदर ही किया है। ये माना जाएगा कि उसने जो केस है अपना, जो ऑफेंस है अपना, वो अमेरिका में नहीं किया है। किसी पर्सन ने अगर अमेरिका में ऑफेंस किया है तो ये माना जाए कि उसने वो ऑफेंस इंडिया के अंदर ही किया है। और बेसिकली यहाँ पे एक दो बातें और भी निकल के आती है। एक बात ये कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस उस पर्सन ने दूसरी जगह पे किया है, मतलब बियॉन्ड इंडिया किया है, इंडिया से बाहर किया है, वहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑफेंस नहीं था लेकिन इंडिया में ऑफेंस था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडल्ट्री, पहले यूके में एडल्ट्री ऑफेंस नहीं था लेकिन इंडिया में ऑफेंस था। अभी एडल्ट्री इंडिया में भी ऑफेंस नहीं है, लेकिन जब पहले की बात थी तो उस टाइम अगर कोई इंसान बाहर एडल्ट्री करके आ रहा है और इंडिया में वो आता है तो इंडिया में उसको सज़ा मिलेगी। और कोई इंसान अगर मान लीजिए बाहर में कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी बाहर में सज़ा कुछ और है, इंडिया में सज़ा कुछ और है,
तब भी उसको इंडिया में सज़ा मिलेगी। इसके ऊपर हम लोग एक केस है उसको भी अभी देखेंगे। तो ये 2 पॉइंट अभी आप ध्यान में रखिएगा कि चाहे कोई इंसान बाहर में सज़ा काट के आए किसी भी ऐसे ऑफेंस का जो कि इंडिया में अदर ऑफेंस है तो भी उसको सज़ा मिलेगी, और कोई इंसान अगर बाहर में कोई ऐसा क्राइम करता है जो वहाँ ऑफेंस नहीं है लेकिन इंडिया में ऑफेंस है तब भी उसको सज़ा मिलेगी। ये बात सेक्शन 3 हमारा कहता है। फिर सेक्शन 4 उसको सप्लीमेंट करता है। सेक्शन 4 यही कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट अगर आपने किया है, कोई भी ऐसा ऑफेंस आपने किया है जो कि इंडियन सिटीजन के द्वारा किया गया हो, कहाँ किया गया हो, विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर किया गया हो, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन सिटीजन के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, इंडियन सिटीजन के ऊपर आपका कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, इंडिया का लॉ एप्लीकेबल होता है, तो जाहिर सी बात है उसको ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरा ये कहता है कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट पे किसी ने भी कोई ऑफेंस किया हो, ठीक है, और वो इंडिया के अंदर रजिस्टर हो, कौन क्या इंडिया के अंदर रजिस्टर हो, वो शिप और एयरक्राफ्ट, और वो शिप ऑफ एयरक्राफ्ट कहीं भी हो, ठीक है, वेट एवर इट मे बी, जहाँ पे भी हो एयरक्राफ्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए। और उसके ऊपर क्राइम कोई भी करता है, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे कोई भी हो, तब भी उसको इंडिया के आईपीसी के अंदर उसका ट्रायल का पूरा मतलब जो है उसको ट्राई किया जाएगा, जो भी ऑफेंस करेगा, और उसका जो ट्रायल है पूरा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो है और एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है पूरा चलेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी पर्सन है, चाहे विदाउट हो, बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर से, लेकिन अगर कोई ऐसा कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, मतलब कि इंडिया में कोई इंसान जो है किसी भी इंडिया में कोई पर्सन बैठा है, उसके कंप्यूटर को आप हैक कर लेते हो, कोई मेरा मोबाइल को हैक कर लेता है, कहाँ से, बाहर से, तो भी वो पर्सन इंडिया में आईपीसी के अंदर लाइबल होगा, आईपीसी के अंदर उसको सज़ा दी जाएगी, और उसका प्रोसीजर जो है सीआरपीसी में चलेगा। कहाँ चलेगा, इंडियन कोर्ट में चलेगा। तो बेसिकली यही जो है सेक्शन 3 और 4 हमारा बात करता है। और इसका जो है अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इलस्ट्रेशन ये है कि कोई भी अगर इंडियन सिटीज़न है, उसने मर्डर किया है युगांडा में, तो उसका ट्रायल और उसका कन्विक्शन कहाँ होगा, इंडिया में होगा, जहाँ पे भी वो पाया जाएगा। मान लीजिए वो आता है, मुंबई में लैंड करता है, वो आपका दिल्ली में लैंड करता है, वो आपका कोलकाता में लैंड करता है, जहाँ भी पुलिस उसको पकड़ेगी वहीं के कोर्ट का जुडिक्शन होगा और वहीं का कोर्ट उसके ऊपर ट्रायल चलाएगा। जो मैंने अभी एक 2 पॉइंट बताई थी, उसी में से जो एक पॉइंट था जितेंद्र पांचाल वर्सेस नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो के केस में, वही पॉइंट डिस्कस हुआ था कि कोई भी इंसान अगर कोई ऐसा केस फॉरेन कंट्री में करता है और उसके लिए उसको एक अलग ऑफेंस में ट्राई किया जाता है, एक अलग सज़ा उसको दी जाती है, और वहाँ पे जब उसको इंडिया में लाया जाता है तो इंडिया में वो एक सेपरेट ऑफेंस है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है फॉरेन कंट्री में, तो इंडिया में उसका फिर अलग से केस चलेगा, ठीक है, इंडिया में उसका अलग से केस चलेगा। मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट है वो सिविल नेचर का ही है बाहर कंट्री में, इंडिया में वो क्रिमिनल नेचर का भी है, तो इंडिया में उसके खिलाफ क्रिमिनल नेचर का भी केस चल सकता है। वहाँ मान लीजिए उसका केस का नाम कुछ और है, ऑफेंस का नाम कुछ और है, सज़ा जो है 2 साल है, इंडिया में ऑफेंस का नाम कुछ और है, सज़ा कुछ और है, तो इंडिया में भी केस चलेगा, चाहे उसको वहाँ पे सज़ा दे ही क्यों ना दी गई हो। यहाँ पे डबल जियोपार्डी एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कि जो बात है कि एक चीज़ के लिए आप उसको 2 बार सज़ा देते हैं ना, तो ये मना है, तो ये जो रूल है यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, मतलब कि आईपीसी जो है कुछ पर्टिकुलर लॉज को अफेक्ट नहीं करेगा। अब कौन कौन से वो लॉ हैं, तो वो लॉ हैं जो कि पनिश करते हैं म्यूटिनी के लिए, डिजर्शन के लिए ऑफिसर्स, सेलर्स, सोल्जर्स, आर्मी मैन, ठीक है, तो इन सब के लिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में सर्विस में है। मतलब कि होता है ना कि आर्मी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्ट हैं, नेवल एक्ट है, आर्मी एक्ट है ना, एयरफोर्स एक्ट है, तो ये जो सारे जो लॉ हैं हमारे पास, या फिर कोई ऐसा स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, स्पेशल लॉ मतलब कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है और लोकल लॉ किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में इंडिया के एप्लीकेबल होता है, तो वो जो सारे जो लॉ हैं हमारे बेसिकली उन लॉ को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि उन लॉ में पनिशमेंट भी दी गई है और आईपीसी में भी पनिशमेंट दी गई तो पहले आईपीसी को एप्लीकेबल करो, हम उन लॉ को एप्लीकेबल नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। उन लॉ को ही वहाँ पे हम एप्लीकेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि पर्पस ही उनका ये था कि आईपीसी सही तरीके से पनिशमेंट दे नहीं पा रहा था और इसलिए हमने उसको हमें जो है उस स्पेशल लॉ को बनाना पड़ा। तो अगर हम उस स्पेशल लॉ पे भी आईपीसी को एप्लीकेबल कर देंगे तो स्पेशल लॉ को बनाने का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वही अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कभी भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा तब भी वहाँ पे स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। और हमेशा ये बात कही जाती है कि कभी भी आईपीसी जो है वो स्पेशल लॉ को, लोकल लॉ को, मार्शल लॉ कह ले जो आर्मी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उन लोगों को जो है किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये था आज का बेसिकली हमारा वीडियो। आई होप इस लेक्चर में आपको जो भी कंसेप्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो हमारा आईपीसी का, उसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगल 6 लेकर आया है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस कोर्स में 20 स्टेट से भी ज़्यादा जो
जुडिशरी की आपका एग्ज़ाम होता है उन सारे को कवर किया गया है। सारे उन स्टेट के जो सिलेबस में लोकल लॉज हैं, मेजर लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, उन सबको इसमें कवर किया गया है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पूरी पढ़ाई जाएगी। 1 साल का ये पूरा का पूरा कोर्स रहता है और बड़े ही रीज़नेबल प्राइस पे है। अगर आप इसको अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोर्स के फीस पर मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उसको फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी लीगल अपडेट है टाइम पे मिलती रहे। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लीगल अपडेट की जो भी वीडियोस आती रहती हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।